प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 4 के विषय में, जो कि लाख की चूड़ियां पाठ पर आधारित है। तो बच्चों, जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया, तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्य पत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं। लेखक कहता है, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। किसने नहीं पहचाना? बदलू ने लेखक को नहीं पहचाना और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, यानी कि मुझे देखता रहा। मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। यानी कि स्मृति पटल बोलते हैं मस्तिष्क, और वो अतीत बीते हुए कल से मुझे याद करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लग रहा हो कुछ धुंधले से चित्र अतीत से बाद में स्पष्ट होते आ रहे हो, वो उसे याद कर रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिनों बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला? मशीन युग यानी कि मशीन का समय, ऐसा समय जिस समय मशीनों से काम होता हो। तो आगे वो कहता है, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली, यानी कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी क्या जिज्ञासा है, मन में जो चल रहा है, वो उन्होंने उस चीज़ को पकड़ लिया, पहचान लिया और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी यानी जो मौसम के अनुसार टेम्परेरी आती है और चली जाती है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा यानी पीड़ा, दुख, बहुत बड़ी कोई परेशानी है जो उनके मन में छुपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने इतने हाथ काट दिए, यानी कि बहुत लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये हाथ काटने का यहाँ पर मतलब है उनके रोजगार छीन लिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर, यानी मेरी तरफ मुंह करके बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुना आम एक वक्त में खा जाता था, यानी कि एक समय में इसके 4 गुना आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है।
रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, यानी बहुत सुंदर लग रही थी, जच रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यानी कि बदलू ने समय के साथ समझौता नहीं किया, हालातों के सामने वह नहीं झुका, वो डटा रहा। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 1, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो हम कहेंगे मशीनी कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ जाने से बदलू की लाख की चूड़ियां अब कोई नहीं खरीदता था। इसी कारण उसका चूड़ियों का काम बंद हो गया। बदलू के मन की यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। अगर इसे और तरह से कहा जाए कि इतना अच्छा कारीगर होने के बाद जो इतने अच्छे लाख की चूड़ियां बनाता हो उसका काम बंद हो जाए और जिस चीज़ से उसे चिढ़ थी उसका प्रचलन हो जाए, वो चीज़ें ज़्यादा हो, तो दुख जो है वो अपने आप में स्वाभाविक है। तो ये पीड़ा लेखक से नहीं छिपी। दूसरा प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया? तो मशीनी युग से बदलू का चूड़ियों का काम बंद हो गया। वह पेशा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था, वह बेरोजगार हो गया। उसे गाय बेचनी पड़ी, यानी क्योंकि उसकी जो आर्थिक हालत है वो बहुत खराब हो गई। उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई, वह बीमार रहने लगा। तो ये सारे जो थे बदलाव, ये मशीनी युग के कारण उसके जीवन में आए थे। प्रश्न 3, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं? मशीनों से होने वाली 2 हानियों और 2 लाभों के बारे में लिखिए। तो मशीनों के आने से हमारा काम सरल हो गया है, यानी अब हमारी मेहनत कम लगती है और हमें ताकत उतनी नहीं लगानी पड़ती, और समय की भी बचत हुई है। समय जो है हमारा बच गया, कम समय में बहुत ज़्यादा काम अब हो जाता है। दूसरी ओर इसकी हानियां भी हैं। दूसरी ओर इसने बेरोजगारी को बढ़ा दिया है। कई आदमियों का काम एक मशीन कर लेती है, तो जो बाकी लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं और हाथ के काम का महत्व भी कम हो गया है। हाथ से बनाई हुई चीज़ें जो थी उनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी, उनका महत्व था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब इसके बारे में और भी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि अब मशीनों के आने से जब उसमें ईंधन प्रयोग होता है तो उससे ज़्यादा प्रदूषण होता है, या हम शारीरिक श्रम नहीं करते, इससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। इस तरह की बातें हम इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न 4, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यह लेखक को कैसे पता चला? तो बदलू ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपना काम नहीं बदला। मांग कम होने पर भी अपनी बनाई चूड़ियों को अंतिम जोड़ा कम कीमत पर नहीं बेचा। यानी कि एक तो उसकी डिमांड कम हो गई थी चूड़ियों की, लेकिन उसके बाद भी उसने कांच की चूड़ियां बेचना आरंभ नहीं किया, अपना काम नहीं बदला। दूसरा, जब उसने अंतिम जोड़ा बनाया उसकी वाजिब कीमत यानी सही कीमत नहीं मिली, फिर भी उसने कम कीमत पर उसे नहीं बेचा, यानी उसने किसी भी तरह से समझौता नहीं किया, उसने हार नहीं मानी। इनसे लेखक को पता चला कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी।